वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन जो जीटीयू सेमेस्टर 1 में आता है उसका चैप्टर यूनिट 1 में हम एल्गोरिदम टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को हम इस तरह से समझेंगे कि कोई भी एल्गोरिदम, जैसे आप एक घर पे चाय बनाते हैं या मैगी बनाते हैं, तो चाय बनाने का कोई पूछेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्टेप 1 हम गैस स्टोव ऑन करेंगे, फिर चाय का पान रखेंगे, फिर उसमें वाटर रखेंगे, टी लीव्स रखेंगे, मिल्क रखेंगे, शुगर रखेंगे और अदरक या इलायची रखेंगे, फिर फिनिश हो जाएगा। तो ये चाय बनाने का प्रोसेस हुआ। मतलब ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाय बनाने का हुआ, ये चाय बनाने का एल्गोरिदम हुआ। इन द सेम टर्म्स जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो वो एल्गोरिदम कहलाता है। तो व्हाट इज एल्गोरिदम? तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, होपफुली आप लोग को याद हो जाएगा कि व्हाट इज एल्गोरिदम। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इसमें करते क्या, एक डायग्राम हम बना देंगे कि एक इनपुट इनपुट और आउटपुट आपको पाइथन सब्जेक्ट्स में आएगा। इनपुट मतलब वैल्यू को इन करना, इन में आई कम इन सर। इनपुट मतलब वैल्यू जो हम है वो एंटर करेंगे और फाइनल में आउटपुट जो रिजल्ट आएगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो स्टेप्स होंगे वही एल्गोरिदम कहलाता है। इसी को हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स के जगह आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो इनपुट a set of steps for solving a problem that is known as algorithm। फाइनल क्या मिला हमें? आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो हम इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे गुड स्टूडेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो गुड स्टूडेंट रेगुलर आएगा, डिसिप्लिन में होगा। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट। सेम थिंग बैड स्टूडेंट्स का क्या प्रॉपर्टी होगा, तो इरेगुलर क्लास में होगा, इनडिसिप्लिन में होगा। इसी तरह हम जब एल्गोरिदम लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। तो हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और समझ में आ जाएगा, हमें पॉइंट्स याद रखना है। तो ये क्या है? क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट्स देखते हैं। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, वेल डिफाइंड इनपुट्स, वेल डिफाइंड आउटपुट्स, फिनाइटनेस, फिजिबल, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब देखिए पॉइंट्स फर्स्ट क्या था, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो इसको देखिए एग्जाम में सिंपल सा एक लाइन लिखना है। क्लियर और अनएम्बिगुअस का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ। तो क्लियर मतलब जो ऐसे लिखना है कि एल्गोरिदम एल्गोरिदम शुड बी शुड बी क्लियर, बस यही लाइन लिख देना है। एल्गोरिदम शुड बी क्लियर मतलब क्या, जो क्लियर मतलब जो हम स्टेप्स लिखेंगे वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। जैसे चाय बनाने का स्टेप्स लिख रहे हैं तो हमें टी लीव्स रखना है, शुगर रखना है, तो ये स्टेप्स क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई पता नहीं चले ऐसा कोई स्टेप्स नहीं लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो एल्गोरिदम हम लिखेंगे वो दैट शुड बी क्लियर, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टेप्स हमें क्लियरली समझ में आ गए। और दूसरा क्या है? वेल डिफाइंड इनपुट्स। इनपुट्स मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू हम इन करते हैं, जैसे चाय बनाने का एक सिंपल हम बैकग्राउंड में एग्जांपल ले, तो चाय बनाने का इनपुट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मिल्क, वाटर, टी लीव्स, शुगर। उसी तरह वेल डिफाइंड मतलब जो इनपुट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड, अच्छे से, वेल मतलब अच्छे, अच्छे से डिफाइन होना चाहिए।
तो इसको भी ऐसे ही लिखना है, एल्गोरिदम शुड बी, ऐसे ही देखिए सिंपल एक एक लाइन लिखोगे आप, यू कैन इजीली गेट 5 to 7, शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट्स, ऐसे ही लिख देना है। फिर है वेल डिफाइंड आउटपुट्स, मतलब इनपुट और के बाद कुछ प्रोसेसिंग होगा, फिर हमें आउटपुट मीन्स व्हाट, रिजल्ट। तो यही चीज सेम चीज लिखना है, एल्गोरिदम शुड हैव वेल डिफाइंड आउटपुट्स, मतलब आउटपुट हमें पता होना, जैसे टी टी बना रहे हैं तो आउटपुट क्या है, चाय बनना चाहिए। तो उसी तरह जो भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, आउटपुट वेल डिफाइंड होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, तो इसमें वही चीज लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं एल्गोरिदम शुड बी वेल डिफाइंड आउटपुट। फोर्थ क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब, लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कोई बोलने वाला लैंग्वेज नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश नहीं। मतलब ये जो एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, मतलब एक बार हम एल्गोरिदम लिख दिए तो ये कंप्यूटर के कोई भी लैंग्वेज में रन होना चाहिए, जैसे सी में भी रन हो जाना चाहिए, जावा में भी रन होना चाहिए, पाइथन हम पढ़ रहे तो पाइथन में भी रन होना चाहिए। फिजिबल, फिजिबल मतलब सॉल्वेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिजिबल का मतलब क्या, सॉल्वेबल होना चाहिए, मतलब सॉल्व हो, उसका सॉल्यूशन आए, तो इट शुड बी फिजिबल, ऐसा ही लिखना है, इट शुड बी फिजिबल। ठीक है। फिनाइटनेस, फिनाइटनेस का मतलब कि एल्गोरिदम शुड हैव, इट शुड हैव फिक्स्ड स्टेप, इनफाइनाइट स्टेप्स नहीं होना चाहिए, कि शुड हैव फिक्स्ड स्टेप्स, मतलब अगर आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं, वो एल्गोरिदम होता है। तो ऐसा नहीं कि हम 200 स्टेप्स लिख रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव फिक्स्ड स्टेप, फिक्स्ड स्टेप के बाद सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब सिंपल एक हम एग्जांपल लेते हैं कि दो नंबर को ऐड करना है, उसका एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है, टू नंबर्स को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेप एंड होगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये आप नहीं भी अभी लिखोगे तो चलेगा, इसको छोड़िए। स्टेप 2 क्या कर देना है, तो इनपुट num1 एंड num2। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। एंड जब दो नंबर का सम करना है तो सम इक्वल टू num1 प्लस num2। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, डिस्प्ले सम। स्टेप 5 इज द स्टॉप। तो आप कहोगे सर दो नंबर को ऐड करना था तो हम num1 इक्वल टू 5 ले ले, num2 इक्वल टू 6 ले ले, और फिर सम लिखे तो 5 प्लस 6 11। तो ये भी सही है, बट देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को फिक्स कर दे रहे हैं कि ये जो एल्गोरिदम लिखेंगे ये सिर्फ 5 और 6 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमें ऐसा वैल्यू लेना है जो किसी भी नंबर के लिए चले, ठीक है। तो इसीलिए हम num1 num2 लेते हैं, तो सम लिखेंगे तो सम इक्वल टू num1, तो num1 हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक वर्क हो जाएगा। आप एक बार फिर से इस वैल्यू को चेक कीजिए। एल्गोरिदम में क्या किए, दो नंबर को ऐड करना था, स्टार्ट से स्टार्ट किए, इनपुट ले लिए, इनपुट मतलब दो वैल्यू एंटर किए, num1 एंड num2। सम आ गया num1 प्लस num2, डिस्प्ले सम, फिर स्टॉप कर दिए। तो ये क्या हो गया, एल्गोरिदम फॉर एडिंग टू नंबर। अभी बहुत सारे एग्जांपल बाद में आप देखेंगे। अब इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। तो एल्गोरिदम का एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लिसिटी, सिंपल है, इट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम, इट इज अ क्लियर और सिंपल, या एल्गोरिदम इज द क्लियर एंड सिंपल, सिंपल है मतलब इजीली स्टेप बाय स्टेप हम रीड कर सकते हैं। डिबगिंग, डिबगिंग का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम में हम इट इज, एल्गोरिदम जब भी हम लिखते हैं तो मतलब एरर फाइंड आउट करना इजी रहता है, स्टेप्स को हम रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो कहाँ पे एरर है तो वो फाइंड आउट करना क्या है, इजी है। तो वो इन एल्गोरिदम it is easy to find, it is easy to find, it is easy to find
एरर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। ब्लूप्रिंट, थर्ड एडवांटेज क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स। मतलब ब्लूप्रिंट मतलब जैसे मकान का आप मॉडल बनाते हैं तो वो एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स मतलब इट एक्ट्स एज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे मकान का बनाने से पहले, घर बनाने से पहले हम एक मॉडल बनाते हैं, एक रफ स्केचिंग करते हैं। तो ये इस एक्ट्स एज इसी तरह लिखना है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स। ठीक है। अब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वही सेम जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। हम किस, ये भी एक एडवांटेज ही है ना कि हम किसी भी लैंग्वेज में रन करा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। मतलब स्टेप्स लिखना, अगर 20 स्टेप्स लिखना है तो स्टेप्स लिखना क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक डिसएडवांटेज लिखिए। तो एल्गोरिथम यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्गोरिदम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर लार्ज प्रॉब्लम। एल्गोरिदम इज अ टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। फिर है नेक्स्ट है लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। तो एल्गोरिदम इज लिमिटेड, मतलब टाइम बहुत लगेगा अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स है। सेम बोथ आर को रिलेटेड, मतलब लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स मतलब हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें बहुत सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा, इसीलिए इट इज अ लिमिटेड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। होपफुली ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो और कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए तो आप काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट यूनिट में हमने एल्गोरिदम देखा, उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। कोई भी प्रॉब्लम का हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आज हम लोग इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल आगे देखेंगे। एक सिंपल हम व्हाट इज फ्लो एल्गोरिदम हमने हमने क्या पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रॉब्लम। जो स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस का सॉल्यूशन लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट इज द, इसी तरह से लिखना है, फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू गिवन प्रॉब्लम। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट, इसमें हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट में दो तीन चीजें हमें याद रखना है, फिर ये इजीली हो जाएगा। देखिए, तो फ्लो चार्ट में हमें क्या क्या याद रखना है, तो पहले देखिए दो तीन चीज। हम कोई भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो ये एक ओवल शेप का बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इसको स्टार्ट और एंड। तो फ्लो चार्ट में पहला स्टार्ट लिखने के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे और एंड लिखने के लिए भी इस सिंबल का यूज करेंगे। और इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम बनाएंगे इस तरह से, मतलब थोड़ा सा टिल्ट बनाना है। और प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, ये हो गया इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए। ये हो गया प्रोसेस के लिए। फिर डिसीजन के लिए आएगा, वो हम डायमंड शेप बनाते हैं, तो ये डिसीजन के लिए हो गया। ठीक है। तो एल्गोरिदम में हम क्या है, देखिए सॉरी, फ्लो चार्ट में क्या है कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। तो कोई भी हम प्रॉब्लम लेते हैं, सपोज हमने एक एल्गोरिदम देखा था कि दो नंबर को ऐड करते हैं, तो दो नंबर को ऐड करने का हम फ्लो चार्ट लिखते हैं। फिर हम इम्पोर्टेंस और इसका लिमिटेशन देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे, तो दो नंबर को स्टार्ट करेंगे तो देखिए आप ये भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर वेरिएबल नंबर num1 एंड सम, ये ऑप्शनल है। मतलब हम वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 और सम को डिक्लेयर करते हैं, ये आप नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। अब हम क्या करना है, हमें दो नंबर का सम करना है। तो हम एल्गोरिदम वाले लेक्चर्स में बताए थे कि इनपुट लेंगे num1 एंड num2। तो जैसे ही इनपुट लिए तो इसको हम पैरेललोग्राम से बताएंगे। तो ये जो है थोड़ा सा हमको ऐसे टिल्ट करके लिखना है। ठीक है। फिर कनेक्ट किए, कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड होता है।
मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। फिर क्या निकालेंगे, सम इक्वल टू num1 प्लस num2। फिर क्या कर देना, इस सम को हमें डिस्प्ले कर देना, डिस्प्ले सम। अब देखो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू लेते हैं 5 एंड 6, तो इनपुट कराएंगे num1, तो num1 इक्वल टू क्या होगा 5, num2 इक्वल टू क्या होगा 6, सम इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। तो फिर डिस्प्ले कर देंगे सम। लास्ट में क्या लिखना है, स्टॉप। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल सेम होगा, इनपुट और आउटपुट का ये डिस्प्ले भी इसी तरह से बताना है, सॉरी ये भी पैरेललोग्राम से बताना है। तो इनपुट और आउटपुट का जो सिंबल होगा वो सेम ही होगा, ये याद में रखना है। अब देखिए सिलेबस में मेरे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। तो देखिए इम्पोर्टेंस पूछे या एडवांटेजेस पूछे, मोर देन जो एल्गोरिदम में हम पढ़े हैं वही लिखना है। देखिए इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी, या लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग को हटा दीजिए, या क्लैरिटी भी आप लिख सकते हो। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, हम डायग्राम बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसे आप लिख सकते हैं, इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, डायग्राम बनाते तो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। डीबगिंग इजी, तो इसमें लिखना है डीबगिंग मतलब प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। तो क्यों डायग्राम में है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज इजी टू फाइंड आउट, तो ये भी लिख सकते हैं। थर्ड है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये, अगर हम कोई प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो अच्छा दिखता है, इट इज गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो जो हम एल्गोरिदम में लिखे थे ये पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का मतलब देखिए हमें पता है दो नंबर का सम फाइंड आउट करना था, इसमें इनपुट क्या हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2, और आउटपुट क्या हो गया डिस्प्ले सम। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें सम ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब है एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट इसी तरह लिखना है, या इट इज आप ऐसे ही लिख दे, इट इज एफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल यही लाइन लिख देना है, इट इज एफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। फिर है ब्लू प्रिंट फॉर प्रोग्रामर, सेम जो एल्गोरिदम में पॉइंट लिखा है, इट एक्ट्स एज ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि एक मॉडल जैसा काम करता है। एक्चुअली फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं है, तो इट्स एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट, इसको हेल्प से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स। तो क्लियर है, तो ये सारे पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट क्या हो गया, हम पॉइंट्स याद करते हैं, पूछेगा इंपॉर्टेंट या एडवांटेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, क्लियरिटी, क्लियरिटी ही लिखिए, ये आप हटा दीजिए, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियरिटी। सेकेंड डीबगिंग इजी, थर्ड बेटर डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट, फिफ्थ एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिक्स ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम। तो देखिए आपको इसमें ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है जो हमने एल्गोरिदम में भी पढ़ा था। तो याद रखना है, वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट, एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स, डिबगिंग इजी। डिबगिंग मतलब प्रॉब्लम फाइंड करना, जैसे अगर कोई भी स्टेप्स गलत है तो हमें डायग्राम में क्या होगा, इजीली पता चल जाएगा। अब लिमिटेशन, लिमिटेशन पूछे या डिसएडवांटेज पूछे तो ऑल आर सेम। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली डायग्राम बनाने में क्या होगा, टाइम लगेगा, तो लिखेंगे कि फ्लो चार्ट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर लिखना है सेकेंड क्या है, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑब्वियसली अगर लार्ज इट इज ऐसे ही लिखना है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो कितना बड़ा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, कितना डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो वो नॉट सुटेबल, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिक मतलब इट इज फिक्स्ड वन, डायनामिक नहीं है, डायनामिक मतलब रन टाइम पे हमें कुछ चेंजेस करना है प्रॉब्लम में तो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको बस याद कर लीजिए चलेगा। तो इम्पोर्टेंस
ऑफ फ्लो चार्ट क्या हुआ, एडवांटेजेस। तो देखिए वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट ये तो क्लियर है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम्स ये भी क्लियर है जो हमने एल्गोरिदम में भी पढ़ा है, डिबगिंग इजी होता है, और फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ क्लियरिटी ही लिखिए आप कि क्लियरिटी व्यू देता है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन, वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट, डॉक्यूमेंटेशन इसमें ऐड कर दिए क्योंकि डायग्राम से डॉक्यूमेंटेशन इजी हो जाता है, ब्लूप्रिंट फॉर प्रोग्राम, एफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एफिशिएंट हो जाते हैं, इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। लिमिटेशन दोनों में सेम ही लिखा है, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स या फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ऑल आर द सेम थिंग्स। होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आए हो, कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जो जीटीयू डिप्लोमा सेमेस्टर 1 में आता है उसमें फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम न्यू फ्लो चार्ट देखेंगे जिसमें ये क्वेश्चंस है कि राइट एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड इफ अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। तो कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करने आए तो हमें पहले उसका एक लॉजिक ड्रॉ करना रहता है रफ में, फिर उसे हम फ्लो चार्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉजिक क्या है कि कोई भी एंटर्ड नंबर है वो चेक करना है कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। तो अगर इंटर्ड नंबर हमें पता है कि अगर नंबर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मेरा नंबर सिस्टम है, ये जीरो से राइट साइड जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होता है, जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर निगेटिव होता है, और अगर नंबर पॉजिटिव ना हो और निगेटिव ना हो तो वो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट हमेशा ओवल शेप से करते हैं, तो ये स्टार्ट और एंडिंग का सिंबल जो है वो सेम ही होगा। और इनपुट और आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, एक टिल्ट पैरेललोग्राम बनाते हैं, इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो इसमें लॉजिक ये है कि मेरा नंबर अगर ग्रेटर दैन जीरो है तो पॉजिटिव होगा, अगर नंबर ग्रेटर दैन जीरो नहीं होगा तो वो निगेटिव होगा। तो इसमें हमें एक डिसीजन बॉक्स लेना है, तो इनपुट नंबर n करेंगे, एक डिसीजन बॉक्स लेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो व्हाट डज इट मीन कि नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो यस, तो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। तो जैसे ही हम प्रिंट मतलब आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसे हमें एक टिल्ट पैरेललोग्राम से बनाना है, ये पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर दैन जीरो नहीं है मतलब नहीं है तो मतलब क्या, लेस दैन जीरो हो सकता है। तो दूसरा हम एक डिसीजन बॉक्स लेंगे, इसमें चेक करेंगे कि इफ नंबर लेस दैन जीरो है तो यस, तो अगर यस है तो प्रिंट नंबर इज निगेटिव, अगर नहीं है तो नहीं है। तो अगर कोई नंबर ना ग्रेटर दैन जीरो है मतलब ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो वो नंबर क्या है, तो वो नंबर हमेशा जीरो ही आएगा। देखिए नंबर तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं और एक ज़ीरो। तो अगर वो नंबर ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो स्टेप 1 इज द स्टार्ट, स्टेप 2 क्या होगा, डिक्लेयर वेरिएबल n करेंगे, फिर इनपुट नंबर n करेंगे। सेम चीज़ स्टेप 4 में लिखना है, इफ नंबर ग्रेटर दैन जीरो है तो नंबर ग्रेटर दैन जीरो है तो प्रिंट क्या करेगा, नंबर पॉजिटिव। एल्स इफ नंबर लेस दैन जीरो है तो प्रिंट n इज निगेटिव, और एल्स अगर ये दोनों नहीं है, पहले लिखे इफ नंबर ग्रेटर दैन जीरो तो नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो नंबर क्या है, लेस देन जीरो होगा तो प्रिंट नंबर इज निगेटिव। अगर ये दोनों नहीं है तो ओनली एल्स लिखना है, प्रिंट नंबर इज जीरो और लास्ट में स्टॉप। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो जीटीयू फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का जो यूनिट 1 पाइथन प्रोग्रामिंग का है उसके आगे के सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
तो इसमें एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम टाइम में पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब हमने 2 नंबर का एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स मतलब 3 नंबर आपको दिया हुआ होगा, उसमें आपको कौन सा मैक्सिमम है वो ढूंढना है। जैसे सपोज 3 नंबर्स ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 5 है, सी इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम कौन है, तो आप बोलोगे सर सी इक्वल टू 6 है। तो ये कैसे फाइंड आउट किए, तो तीनों नंबर का कंपैरिजन किए कि 5 इज अ ग्रेटर देन 4, फिर 5 का 6 से करेंगे तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो अल्टीमेटली क्या हुआ 6 ग्रेटर है। या कोई नंबर आपको 14 है, 10 है, 12 है, तो इसमें पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो 14 है। तो लॉजिक क्या है, कोई भी फ्लो चार्ट आपको दे तो पहले आपको लॉजिक सोचना है कि हमें करना कैसे है। तो फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स अगर पूछे तो हमें ये सोचना है कि 3 नंबर है, इसमें पहले हम 2 का कंपैरिजन करेंगे। जैसे 2 नंबर लेते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं ए इज अ ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो मतलब ए बी से बड़ा है। फिर हम ऐसा बोलते हैं ए ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो मतलब ए क्या है, मैक्सिमम नंबर है। तो यही कंसेप्ट कल यूज करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यूजर से पहले इनपुट 3 नंबर्स एज ए बी सी एंटर किए, ठीक है। अब उसके बाद पूछेंगे इज ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से तो 2 कंडीशन, ये डायमंड बॉक्स मतलब डिसीजन का बॉक्स होता है। तो अगर इज ए ग्रेटर देन बी तो 2 कंडीशन होते हैं, यस और नो। तो अगर यस है तो यस है तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और फिर चेक करेंगे इज ए ग्रेटर देन सी। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि ए बी से भी बड़ा है और यहाँ यस आया, तो फिर चेक किए यहाँ दूसरा डिसीजन बॉक्स क्यों लिए, क्योंकि हमें 3 नंबर्स में कंपैरिजन करना है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, यस हाँ सही है, और ए ग्रेटर देन बी सी है, तो मतलब हमारे पास नंबर कितने हैं, 3 है, ए बी एंड सी। तो अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो मतलब क्या हो गया, अगर ए सी से बड़ा है यस, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अब इसके 2 केस थे, इज ए ग्रेटर देन बी, अगर नो होता तो मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या बी ए से बड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब बी ए से बड़ा है। तो बी ए से बड़ा है, तो अगर हम फिर एक कंडीशन ये चेक कर लें कि बी सी से बड़ा है, अगर इज बी सी से बड़ा है तो यस, अगर ये इसके भी 2 कंडीशन यस और नो, तो यस, तो मतलब बी ए से भी यहाँ बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, तो मतलब प्रिंट बी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ प्रिंट हमको करना होगा लार्जेस्ट नंबर। अगर इस केस में सपोज बी बड़ा है सी से, नहीं है, नो आता, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट सी इज द लार्जेस्ट नंबर। और इस केस में भी अगर नो आता तो प्रिंट सी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम कोई भी 2 एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे कि ये फ्लो चार्ट वर्क करता है कि नहीं, मतलब आउटपुट सही देता है कि नहीं। एक कंडीशन के लिए हम पहले ए इक्वल टू 4 और बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 6 लिए, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, इनपुट 3 नंबर्स 4 5 6 एंटर हो गया। अब यहाँ पे चेक करेगा इज 4 ग्रेटर देन 5, क्योंकि ए की वैल्यू क्या लिए हैं, 4 लिए हैं, और बी की वैल्यू क्या लिए हैं, 5 लिए। तो इज 4 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, 4 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो हम नो में आएंगे। फिर पूछेंगे, नो में आएंगे तो मतलब बी बड़ा है, तो अब फिर पूछेगा इज बी ग्रेटर देन सी, मतलब 5 6 से बड़ा है, तो नो, नो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो नो में हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, सी इज द लार्जेस्ट। तो ऑब्वियसली 4 5 6 में क्या है, 6 लार्जेस्ट है। एक और एग्जांपल उल्टा ले लेते हैं, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ए 6 5 4 एंट्री हुआ, तो पहला कंडीशन इज 6 ग्रेटर देन 5, तो यस 6 5 से बड़ा है।
फिर हम यहाँ आएंगे, फिर पूछेगा इज ए ग्रेटर देन 6 सी, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, सी की वैल्यू यहाँ क्या होगी 654 में चेक कर रहे हैं हम, तो सी की वैल्यू तो यस ए 6 इज ग्रेटर देन 4, तो प्रिंट क्या हो जाएगा ए इज द लार्जेस्ट नंबर। तो ऑब्वियसली ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो देखिए, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। अब इसका एल्गोरिदम लिखना हो तो एल्गोरिदम में क्या करना है, देखो एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, डिक्लेयर 3 नंबर्स एज ए बी एंड सी, इनपुट 3 नंबर्स ए बी एंड सी, और इस तरह से लिखना है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, ये एंड 2 बार लिखना है। 2 बार क्यों लिखेंगे ये हम लोग आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ये याद रखना इज ए ग्रेटर देन बी एंड ये भी पूछ रहे हैं कि ए ग्रेटर देन सी भी है। अगर ऐसा है मतलब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो प्रिंट क्या हो जाएगा ए इज द मैक्सिमम। अब एल्स इफ अगर ये नहीं है तो अगर बी ए से बड़ा हो और एंड बी सी से भी बड़ा हो तो प्रिंट क्या हो जाएगा बी इज द मैक्सिमम, ठीक है। एल्स अगर ए भी बड़ा नहीं है और बी भी बड़ा नहीं तो एल्स क्या हो जाएगा प्रिंट सी इज द मैक्सिमम। तो ये एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट होपफुली आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फ्लो चार्ट फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये एक बार जीटीयू में पूछा हुआ है, तो पहले हम लॉजिक समझते हैं कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, उसके बाद हम ये इजीली कर लेंगे, ठीक है। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल डिसाइडेड है, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होगा, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू, ये इंटू का साइन है, इंटू फैक्टोरियल 1, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इस तरह से लिखते हैं। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2, तो 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2, वो लिख दिए यहाँ पे, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2, तो 6 हो गई। इसी तरह फैक्टोरियल 4, तो सिंपल लिखना है 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है 6, तो 4 इंटू 6 24। सेम वे फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना है 24, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 24, तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल वर्क करता है। आप थोड़ा गूगल करके भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज द फैक्टोरियल, होपफुली ये समझ में आए। फैक्टोरियल 1 की 1 ही वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 6 लिखना हो तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख देंगे सिंपली। तो ये लॉजिक है, तो मतलब अब इसी लॉजिक पे हमें फ्लो चार्ट लिखना है, ठीक है। तो इस फ्लो चार्ट क्या करता है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट नंबर n लेते हैं, क्या लेते हैं नंबर n लेते हैं, और एक i इक्वल टू 1 लेते हैं और फैक्ट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लेते हैं i इक्वल टू 1 या फैक्ट इक्वल टू 1, ये हमें ये बताता है कि फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो i क्या है एक काउंटर है, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है। अब देखिए अब इस यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स लगाएंगे, i लेस देन इक्वल टू n अगर है तो फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i, फिर क्या करेंगे i को i प्लस करेंगे। तो देखिए ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्या कर रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम्पल में, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको अगर हम i लेते हैं, ये i है 1 2 3 4 5, अगर ये i है, ठीक है, और ये क्या है फैक्टोरियल ही है, देखिए ये फैक्टोरियल 1 यहाँ पे आ जा रहा है, आप ऐसे देखिए ये फैक्टोरियल 1 कहाँ पे आ जा रहा है यहाँ पे, ये फैक्टोरियल 2 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ये फैक्टोरियल 3 कहाँ है यहाँ पे आ रहा है, ये फैक्टोरियल 4 कहाँ आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये फैक्टोरियल 5 भी यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब क्या है, ये हम बोल सकते हैं ये फैक्टोरियल है, ये क्या है i है। तो
अब ये एक रिपीटेशन लूप का एक प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। लूप मैंने लेक्चर्स में भी कराया है। तो लूप का प्रॉब्लम बनता है, मतलब आई इंटू फैक्ट। ये क्या बना, ये देखिए आई का नंबर है, और आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल और ये आई, या आई इंटू फैक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हो रहा है। देखिए ये पार्ट क्या है, फैक्टोरियल ही है ना, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल बताया। और ये क्या है आई, हम क्या देख रहे हैं कि आई को हर बार 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, मतलब बढ़ाना पड़ रहा है। तो हम जैसे अब देखिए, हम इस एग्जाम्पल वही लॉजिक यूज किए हैं कि आई लेस देन इक्वल टू एन, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, फिर आई को 1 से हमें इंक्रीमेंट करना होगा। अब सपोज कीजिए n इक्वल टू 4 है। अब इसमें हम चेक करते हैं लॉजिक, ठीक है। तो i इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1, ये तो हमें इनिशियलाइज ही कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो फर्स्ट केस में i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 पहले क्या लिए, i इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे ले ही लिए। तो i लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू क्या है, 4। तो i लेस देन 4 है, ट्रू है। तो फिर हम यहाँ, मतलब यहाँ दो केस बनते हैं, यस और नो। तो अगर ट्रू है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू आई। तो फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1, आई की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू, फैक्ट अभी 1 ही है, तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, हम यहाँ से यहाँ आ गए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। पहले हम आई इक्वल टू 1 के लिए आए, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है। तो फैक्ट में जाएंगे, फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही था, 1 इंटू 1, 1 आया। फिर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ से यहाँ है, देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है, 2 लेस देन, यस। तो हम इसमें आएंगे। अब फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू आई। तो फैक्टोरियल की वैल्यू पहले प्रीवियस में क्या आया था, 1 आया था, तो 1 इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालना है। हम n इक्वल टू 4 इंटर किए। अब देखिए, अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन पे आएंगे, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर आएगा फैक्ट इक्वल टू, तो 1 इंटू 2, यहाँ पे पहले में 2 आ गया था, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की वैल्यू 2 इंटू 3, आई की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आ जाएगा 6। अब फिर आई बढ़ेगा, तो आई प्लस 1 यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे, तो आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 4 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे तो ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू है, यस में आएंगे, तो फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है 6, आई की वैल्यू क्या है 4, तो 6 इंटू 4 24, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे, तो आई की वैल्यू अब क्या थी, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब कंडीशन चेक होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं, अभी तो n की वैल्यू 4 ही थे, तो नो हो जाएगा, तो नो प्रिंट फैक्ट। तो फैक्ट क्या आ जाएगा 24। हमने क्या चेक किया था, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या होता है 24। तो इस तरह से देखिए, इस एग्जाम्पल में चेक किए थे ना, फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या है 24 है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करना क्या, आपको ये याद रखना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। इनपुट n किए, i इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन है। तो यस, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये लूप चलेगा, ये लूप है, ठीक है। तो n अगर n इक्वल टू 5 होगा, तो ये i इक्वल टू 5 तक ही रन करेगा। जैसे ही नो होगा तो प्रिंट फैक्टोरियल, मतलब आंसर प्रिंट हो जाएगा, फिर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो ये लेक्चर, इस वीडियो को नहीं समझ में आता तो फिर से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस थोड़ा सा टफ है, पर ट्राई कीजिए समझने का, और ये याद रखना कि ये कैसे हम डेवलप किए, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू से इसमें बताया हूँ कि फैक्टोरियल 1 1 आता है,
फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये लिखने का तरीका ही है। फैक्टोरियल 5 5 इंटू, तो ये क्या हुआ, आई हुआ, ये क्या हुआ, फैक्टोरियल हुआ। इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल इंटू आई, और आई को हमें क्या करना है, आई प्लस 1 एक एक बार क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो होपफुली ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फ्लो चार्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम करेंगे कि जिसमें गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, इसे आईएमपी कर लेना है कि ये प्राइम है या नहीं। इसे चेक करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पहले कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम उसका लॉजिक सीखते हैं। तो कोई भी नंबर प्राइम है तो है या नहीं, इसका एकमात्र लॉजिक है कि वो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल होगा। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो ये सब प्राइम नंबर है। ये 3 का डिवीजन क्या है, 1 और 3। 5 का क्या है, 1 और 5। 7 का क्या है, 1 7। 11 का क्या है, 1 11। तो मतलब क्या, 11 को अगर चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो हमें ये सिर्फ 1 और 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 से लेके 2 3 4 से लेके हमें 10 तक चेक करना होगा कि ये किसी नंबर से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं होगा। लेट मी रिपीट वंस अगेन कि अगर वो 11 को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं, तो हमें 2 से चेक करना होगा अप टू 1 माइनस मतलब 10 तक, कि किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर फिर प्राइम नहीं होगा। तो 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से 10 तक के से नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे कि अगर वो डिविजिबल है या नहीं। सेम वे अगर 13 को चेक करना हो तो हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे। 2 3 4 कहाँ तक चेक करेंगे, 12 तक। ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया। ठीक है, और स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, 2 से। तो इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे रीड नंबर एन, आई की वैल्यू 2 ले लेते, कोई भी आप आई ले सकते हो, डिव ले सकते हो, कुछ भी। और इफ चेक करेंगे, इफ नंबर परसेंटेज आई इक्वल टू 0, अगर जो एंटर्ड नंबर है अगर 2 से डिविजिबल है तो वो प्रिंट कर देंगे कि नॉट प्राइम है। अगर नहीं है तो फिर हमको वो आई को बढ़ा के चेक करना होगा कि बाकी नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इसको हम बेस्ट एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम n इक्वल टू 5 लेते हैं, n इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, तो हम आएंगे यहाँ पे 5% 2 इक्वल टू 0। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है। अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल नहीं है, शेष क्या आता है, 1 आता है। तो मतलब हम नो सेक्शन में जाएंगे क्योंकि यह डिविजिबल नहीं है। तो वो डिविजिबल नहीं है तो फिर हम नो में आएंगे। फिर आई की वैल्यू क्या करना है, हमें 1 इंक्रीमेंट करना है। तो 1 इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1 क्या आ जाएगी, 3 क्या आ जाएगी। पहले आई 2 था तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 है तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। 3 ग्रेटर देन n-1, तो 3 ग्रेटर देन n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 - 4। 3 ग्रेटर देन, ये यस है, ये नो है। तो 3 ग्रेटर देन n-4 नहीं, नो है। तो नो है तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। हम फिर यहाँ पे आएंगे और एक्चुअल में प्रोसेस भी यही था। अगर 5 को चेक करना है तो 5 को हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, चेक करना होगा कि 2 से डिविजिबल है, 3 से है या 4 से है या नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, n की वैल्यू, i की वैल्यू 3 हो गई। तो 5 डिविजिबल बाय 3 0 नहीं है, क्योंकि 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो फिर हम नो में आएंगे, फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 + 1 4। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर चेक करेंगे 4 ग्रेटर देन n-1, n की वैल्यू क्या है, 5 - 4। तो 4 ग्रेटर देन 4 नहीं है, इक्वल टू है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, n की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे
तो फिर इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो फिर हम नो में आएंगे। फिर i इक्वल टू आई प्लस 1 होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। यहाँ पर चेक करेंगे 5 ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू यस, तो प्रिंट क्या कर देगा प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमें ये सोचना, आप कोई एक n की वैल्यू 7 लेके भी फिर से सोच सकते हो, ठीक है। ट्राई करना है कि 7 प्राइम है कि नहीं इस फ्लो चार्ट से। तो हम पहला क्या होगा आराम से देखते हैं फिर समझ में आएगा। 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 2 3 जा 6, तो 1 आता है, मतलब डिविजिबल नहीं है, शेष 0 नहीं आता है। तो हम यहाँ पे आएंगे, पहले देखिए लॉजिक सोचना है। 7 को डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए 2 से लेके हमें 6 तक सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा। हेलो, 2 से लेके 6 तक सारे नंबर से डिवाइड करके चेक करना होगा कि ये डिविजिबल है या नहीं। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 शेष 0 आ जाता है तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो 7 में आया, ठीक है। हम i इक्वल टू 2 लिए तो i की वैल्यू यहाँ से 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे n-1, इसीलिए क्योंकि 6 तक चेक करना है इसीलिए n-1 किए। तो यहाँ पर देखिए इस केस के लिए i की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 6 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फिर हम नो वाले में जाएंगे, यस वाला इधर आएगा, नो वाला इधर। तो यहाँ पे आएंगे, फिर n की वैल्यू तो 7 ही है तो 7 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3, क्योंकि i की वैल्यू 2 + 1 क्या हो गया 3। तो 7 से 3 डिविजिबल नहीं है, 0 नहीं आएगा शेष। तो फिर हम नो में आएंगे, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। फिर चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 6 नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर चेक करेगा 4 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर नो आएगा। फिर i की वैल्यू 5 को इसमें आएगा 5 ग्रेटर देन 6, फिर कंडीशन फॉल्स। तो इस तरह से ये लूप रन करेगा और लास्टली जब कंडीशन 6 में हम चेक कर लेंगे तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर i की वैल्यू क्या होगी 7 में आएगा तो 7 ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट क्या कर देगा प्राइम नंबर। तो ये बेसिक लॉजिक है। आपको ये थोड़ा सा टफ जरूर है, बट थोड़ा 2-3 बार स्टार्टिंग में टफ लगेगा, बट आप इसे 1 टाइम्स 2 टाइम्स खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। आपको लॉजिक समझना है। ये लॉजिक यू कैन राइट ऑन द इन द एग्जाम ऑल्सो, कि प्राइम होने के लिए वो नंबर खुद से और 1 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे 11 को चेक करना है तो हमें 2 से 10 तक डिवाइड करके चेक करना होगा। तो यही चीज़ किए, पहले 2 से डिवाइड किए तो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो यहीं पे नोट प्राइम। फिर बाद में 2 को हम इंक्रीमेंट करेंगे 3 से, इसीलिए i इक्वल टू आई प्लस किए। और कहाँ तक चेक करना है जस्ट n-1, अगर 11 है तो 10 तक, इसीलिए ये कंडीशन लगा दिए i ग्रेटर देन n-1। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। 2-3 बार आप इसी वीडियो को रिपीटेड सुनो और खुद से प्रैक्टिस करना है। n की वैल्यू 5 लेके 10 लेके 8 लेके 9 लेके, तब आपको ये समझ में आएगा। 2-3 बार देखिए, कोई भी डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फ्लो चार्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में आया भी है। फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फर्स्ट 10 नंबर्स है उसका सम क्या होगा। तो कभी कभी फर्स्ट 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है और n नंबर भी पूछ सकता है। तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 10 नंबर क्या होगा 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी फ्लो चार्ट लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं उसका लॉजिक लिखते हैं। ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से चेक करेंगे कि हमें ये एक लूपिंग प्रॉब्लम है, लूप का कंसेप्ट इसमें आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए करना क्या है, हमें 0 + 1 क्या आना चाहिए 1, ऐसे ही करेंगे 1 + 2 क्या आएगा 3,
जीरो प्लस वन, देखिए जीरो प्लस वन वन, वन प्लस टू थ्री, फिर क्या आएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स, फिर सिक्स प्लस फोर टेन, ठीक है, टेन प्लस फाइव क्या आएगा 15। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम ऐसे देखेंगे कि ये क्या, यहाँ पे हम सम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं। और तो ये सम कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा +6 आ जाएगा। तो मतलब ये इस प्रोसेस से ये फॉलो हो रहा है। तो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये प्रीवियस सम, जो जैसे इस सम को निकालना है तो इसके पहले वाले सम प्लस नंबर से ऐड करेंगे तो प्रेजेंट सम आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सम है, तो इसको लिख सकते हैं सम प्लस, और इसको हम एक वैल्यू आई ले लेते हैं जो 1 बाय 1 हर स्टेप में 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो सम प्लस आई इक्वल टू सम लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए इसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या कैसे कर सकते हैं, ये हमारा लॉजिक हो गया कि हम इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट के लिए स्टार्ट लिखें, डिक्लेयर वेरिएबल सम कॉमा आई। अब उसके बाद क्या लिए, सम इक्वल टू 0 लिए और आई इक्वल टू 1 लिए, ठीक है, सम इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 1 लिए, ऐसा हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऐसे एंटर होंगे, आई लेस देन 11, एक डिसीजन बॉक्स लिए, क्यों लिए लेस देन 11 वो आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हमें 10 नंबर तक ही जाना है, 10 से आगे नहीं जाना है। और सम इक्वल टू सम प्लस आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1 किए, ठीक है। ये कब, यहाँ पे यस, और ये इस तरह से ये प्रोसीड होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज हमें सम, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आई इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं, किसके लिए चेक करते हैं, आई इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, सॉरी आई इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो आई इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन चेक होगा, 1 इज लेस देन 11, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू, वहाँ यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 लेस देन, यस है तो हम यहाँ पाएंगे। सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस आई। तो देखिए सम की वैल्यू हम 0 इसलिए रखे थे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता तो हम एडिशन कैसे निकालते, इसीलिए। तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हम पहले 0 लिए थे, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1। और फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 था तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे आई इक्वल टू 2, ठीक है। आप इसको यहाँ से ना जोड़ के आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये नहीं जो ऐड करना। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा आई इक्वल टू 2, तो 2 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है। फिर हम यहाँ आएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो पहले सम क्या आया 1 आया, इससे पहले आई, तो 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है तो 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, तो आई इक्वल टू 3। आपको इस तरह से लिख के सोचना होगा, देन ओनली आपको समझ में आएगा, आई इक्वल टू 3। फिर हम यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक होगा, 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है 3, तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर सम की वैल्यू निकालेंगे, तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस आई, तो पहले क्या आया था 3 प्लस आई, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 4, तो आई इक्वल टू 4 के लिए, तो आई इक्वल टू 4 के लिए फिर चेक होगा 4 लेस देन 11, यस, तो सम निकालेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम पहले क्या आया 6 प्लस 4 10, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे आएंगे 5 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फिर सम निकालेंगे, सम इक्वल टू 10 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 5, तो 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 5 प्लस 1 6। फिर कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन 11, यस, फिर सम निकालेंगे,
सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम क्या है 15 प्लस 6 21, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इस तरह से करते करते हम एक टाइम पहुंचेंगे, आई की वैल्यू 10 होगी, 10 होगी तो 10 प्लस 1 क्या होगा 11। तो यहाँ पे आएंगे 11 लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 11 इज इक्वल टू 11, लेस देन तो है नहीं, तो नो में जाएंगे प्रिंट सम। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर ही देते हैं। आई इक्वल टू 7 आएगा, 7 लेस देन 11, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस 7 क्या हो जाएगा 28। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, आई इक्वल टू 8, तो सम क्या आ जाएगा सम प्लस आई, तो पहले 28 प्लस 8 क्या आएगा 37, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 प्लस 1 9, फिर सम लिखेंगे सम प्लस आई, तो 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा 45, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 9 प्लस 1 10। तो आई इक्वल टू 10 के लिए फिर सम निकालेंगे, 10 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, सम इक्वल टू सम प्लस, तो 45 प्लस 10 क्या हो जाएगा 55, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 1 11। अब हम यहाँ पे आएंगे 11 लेस देन 11 फॉल्स हो जाएगा, 11 इज द इक्वल टू 11, 11 11 से छोटा नहीं है, 11 11 से बड़ा है, सॉरी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम नो में चले जाएंगे, तो प्रिंट क्या हो जाएगा सम, तो सम क्या प्रिंट हो जाएगा 55, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे। तो आप इस सम को अगर 20 तक पूछता है तो यहाँ आई लेस देन 21 लिखना था, 10 तक पूछा तो 1 इंक्रीमेंट करके लिखे, अगर n तक पूछता n तक तो यहाँ क्या हो जाता n प्लस 1 हो जाता। अब इसी क्वेश्चन को हम एल्गोरिदम इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेम चीज़ है। आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल सम कॉमा आई, इनिशियलाइज किए सम 0 आई इक्वल टू 1, इफ आई लेस देन 11 देन सम इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, वही लिखे हैं। फिर गो टू स्टेप 4, ये कब तक करना है ये पार्ट, जब तक आई लेस देन 11 होगा तब तक ये पार्ट करना है, गो टू स्टेप 4। फिर ये क्योंकि आई 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आई 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगा एल्स प्रिंट सम, और ये एंड हो जाएगा। तो जो फ्लो चार्ट का कंसेप्ट था वही इसमें यूज किए हैं, बस यहीं पे एक साथ लिख देना है कि आई लेस देन 11 देन सम इक्वल टू सम प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, गो टू स्टेप 4। होपफुली ये समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर से आप रिपीटेड देखिए, लॉजिक समझने का कोशिश कीजिए, फिर ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।